तो यहाँ कंप्लीट होता है अब आप सेल मेंब्रेन कार्य, ठीक है। बाकी के जितने भी कार्य हैं वो सब आप अपनी नोट्स में से या फिर अपनी बुक में से स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी में इतना समझाने का नहीं है, ठीक है। फिर भी कोई परेशानी आती है देन पूछना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। मैम इसकी जरा रिकॉर्डिंग पॉज कीजिए प्लीज। हाँ भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो इसे हिंदी में बोला जाता है अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। अंतःप्रद्रवी जालिका जो है क्लास, इसकी खोज जो है वो किसने की थी? पोर्टर क्लॉड व फुल्लम ने, ठीक है। इन हाँ हाँ नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसने इसकी खोज की थी। वहीं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं कोशिका कोशिका का कंकाल, ठीक है ना। या ये मैं कहूं कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कोशिका का एक कंकाल बनाता है तो गलत नहीं होगा, ठीक है। कंकाल, आप जानते हैं कंकाल क्यों कहा जाता है? देखिए हम लोगों में कंकाल प्रेजेंट है, ठीक है। तो कंकाल का फंक्शन क्या होता है कि हमारी मतलब बॉडी को वो एक आधार प्रदान करता है, ठीक है ना। उसकी वजह से एक शेप एक साइज मिलता है हमारे शरीर को, ठीक है। सिमिलरली आप लोग जानते हैं कि कोई भी कोशिका है, ठीक है, ये है इसका कोई केंद्रक, केंद्रक पर क्या उपस्थित होगी? केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगी। केंद्रक झिल्ली से लगा हुआ रहता है ये आपका कोई भी क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से पूरे उसमें ये फैला रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में एक जाल नुमा संरचना बनाता है ये, ठीक है। और इसी की वजह से इस कोशिका का एक पर्टिकुलर एक क्या रहता है, एक आकार रहता है, आकृति मिलती है किसी भी कोशिका को, ठीक है। इसीलिए हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल, ठीक है। समझ में आया कोशिका कंकाल क्यों कहते हैं हम? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके प्राप्ति स्थान की। प्राप्ति स्थान मतलब ये कहां पर पाया जाता है कोशिका में, ठीक है। तो ये जनरली प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये अनुपस्थित होता है, ठीक है। जबकि आपकी यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में ये पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका की जितनी भी आरबीसी होंगी ये, ठीक है, आरबीसी भी कौन सी? मैच्योर्ड मतलब परिपक्व, ठीक है। तो परिपक्व आरबीसी में ये एब्सेंट होता है। परिपक्व आरबीसी में क्लास आपका कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता, ठीक। सिर्फ वो सिर्फ केंद्रक उपस्थित होता है उसमें, ठीक है, और किसी किसी वो भी नहीं होता। तो यहाँ पर कहने की बात ये है कि इसमें क्या रहता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी परिपक्व आरबीसी में ये एब्सेंट होगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी करते हैं, चलो आकारिकी। चलिए
मोर्फोलॉजी मतलब आकारिकी, ये कितने आकार के रहते हैं, ठीक है। तो आकार के बेसिस पर हम ER को 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है सिस्टर्नी, सेकंड इज वेसिकल, और वेसिकल को हिंदी में बोला जाता है थैलेनुमा, एंड थर्ड इज ट्यूबरकिल, ठीक है, समझ में आया? ये 3, ट्यूबरकिल मतलब नलिकाकार। तो 3 आकृति में जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी इन सभी किस आकृति के होते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वो होती है कोशिका झिल्ली, वो कैसी होगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही दोहरी झिल्ली युक्त होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैसा होता है? दोहरी झिल्ली युक्त होता है, ठीक है। इसकी झिल्ली जो है वो जनरली फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। जैसे हम लोग एक नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था ना, ऊपर की और नीचे की तरफ की जितनी भी वो रहती हैं वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, और बीच में सैंडविच क्या बनता है? लिपिड, है ना, यही बताया था। तो फॉस्फोलिपिड की ही इसकी झिल्ली होती है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखिए ये इस टाइप की होती है आपकी सिस्टर्नी ER। सिस्टर्नी ER को हम क्यों बोलते हैं सिस्टर्नी? जस्ट बिकॉज उस पर राइबोसोम लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? राइबोसोम, ठीक है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं सिस्टर्नी प्रकार की ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका। नेक्स्ट है आपका वेसिकल, थैलेनुमा, नाम से ही पता चल रहा है वेसिकल है, ठीक है। तो ये कुछ आपकी इस शेप में दिखाई देगी, ठीक है, वेसिकल। वहीं जब हम लोग क्लास बात करें कि आपकी वेसिकल और सिस्टर्नी कहाँ पाई जाती है, तो ये सिस्टर्नी तो आपकी ऐसी कोशिकाओं में पाई जाएंगी जहां पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। ऐसी कोशिकाएं जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कोशिकाएं, ठीक है। इसके अलावा भी आपकी वेसिकल और सिस्टर्नी ये जनरली ये रहती है यकृत व अग्नाशय की कोशिकाओं में, ठीक है। यकृत और अग्नाशय की कोशिकाओं में क्या पाई जाती हैं? आपकी सिस्टर्नी और वेसिकल कोशिकाएं, ठीक है। वहीं जब हम लोग क्लास बात करें आपके ट्यूबरकिल, ट्यूबरकिल का जनरली कोई भी एक पर्टिकुलर साइज आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ट्यूबरकिल ER जो है, क्लास बना बांध में लेना, पहले देख तो लो। ये ट्यूबरकिल ER जो है ये जनरली आपकी जो रेखित पेशियां होती हैं, रेखित कोशिकाएं जो हैं, उनमें जनरली आपको इस प्रकार की नलिकाकार ER अंतःप्रद्रवी जालिका देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 3 प्रकार की आपकी क्या है आकार में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होती है, ठीक है। जिसमें से सिस्टर्नी, सिस्टर्नी हमेशा किसमें यूज आती है? जहाँ पे प्रोटीन बनता है, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण का मतलब क्या होता है? ऐसी कोशिकाएं जो किसका काम करती हैं? प्रोटीन बनाने का काम करती हैं, ठीक है। उन्हें हम किसमें रखते हैं? आपके सिस्टर्नी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। और आपका वेसिकल किसमें उपस्थित होता है? वेसिकल और सिस्टर्नी आपकी यकृत और पेनक्रियाज मतलब आई मीन टू से आपकी अग्नाशय वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनमें इन दोनों प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। वेसिकल तो ट्यूबरकिल तो बताया ही अभी, ठीक है। ये रेखित कोशिकाओं में पाया जाता है।
क्लियर हुआ? अब हम लोग बात कर लेते हैं रासायनिक संगठन। तो आप लोगों को लिखवाया ही होगा सर ने, इसमें आरएनए जो है 60 और 40 के रेशियो में रहता है, तो लिखवाया ना, प्रोटीन आपकी 40। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिर्फ वर्गीकरण की। जब हम लोग क्लास बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वर्गीकरण के बारे में, तो इसे हम दो क्लासेस में, मतलब इसे हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट इज SER एंड सेकंड इज RER। ठीक है, पहली बात, यहां पर ये क्वेश्चन बहुत आता है, SER और RER में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, 1 नंबर में। ठीक है, SER की बात की जाए तो ये वो अंतःप्रद्रवी जालिका है जिसके ऊपर आपके राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। ये एकदम चिकनी होती है। कैसी होती है? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। ठीक है, चिकनी क्यों होती है? क्योंकि इस पर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए तो होती है। जब हम लोग क्लास बात करें आपकी SER के बारे में, तो SER कहाँ पाई जाती है? ये हमारी आंख होती है ना, तो आंखों में जो रिसेप्टर कोशिकाएं मौजूद होती हैं, ठीक है, तो रिसेप्टर कोशिकाओं में पाई जाती है आपकी SER टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, और भी आपकी बहुत सारी सेल्स होती है, जैसे यकृत में कुछ ऐसी सेल्स होती है ना जो ग्लाइकोजन का संचय करती है ना, तो ग्लाइकोजन का संचय करने वाली कोशिकाओं में भी क्या मौजूद होती है? SER प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं RER के बारे में। तो इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, है ना, इनकी सतह पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और RER टाइप की कोशिका, वो जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसमें होती हैं? ये ऐसी कोशिकाओं में पाई जाती हैं जो हमेशा प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती हैं। ठीक है ना, तो ऐसी कोशिकाओं में पाई जाती है जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। भाग लेने से मतलब है जो आगे जाकर किसका काम करती है? प्रोटीन बनाने का काम करेगी। ठीक है, तो उसे हम किसमें बोलते हैं? आपका RER। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक खास बात और, आपकी ये जो SER होती है, ठीक है ना, ये जनरली आपको कैसे देखने को मिलेगी? एक तो उनमें उपस्थित होती है जिनमें स्टेरॉयड हार्मोन जो है, ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन स्रावित करने वाली कोशिकाओं में भी SER मौजूद होती है। ठीक है, जबकि ये तो प्रोटीन संश्लेषण वाले उसमें है ही है। जबकि हम बात करें तो SER जो है ये ट्यूब्यूलर मतलब नलिकाकार, नलिकाकार आकृति में पाई जाएगी जनरली। ठीक है ना, और आपकी RER वो किस फॉर्म में पाई जाती है? सिस्टर्नी। अभी बताया था ना, तो सिस्टर्नी पर राइबोसोम्स लगाए गए थे, है ना, तो इसीलिए वो किसमें पाई जाएंगी? आपकी सिस्टर्नी के रूप में पाई जाती है RER। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को वहां पर भी लिख कर आना है क्लास। ठीक है, ये बहुत आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, वहीं एक दो और लिख लीजिए। अगर हम लोग क्लास बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो ये कम स्थायी होती है। ठीक है, मतलब आपकी बहुत ज्यादा ये स्थायी फॉर्म में नहीं देखने को मिलेगी, जबकि RER ये बहुत ज्यादा स्थायी होती है। और RER में लिखना
कि जब कोशिका की मृत्यु हो जाती है ना, उसके बाद भी कुछ समय तक आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो प्रेजेंट रहती है, उपस्थित रहती है। क्योंकि मृत्यु हो जाने का, अगर कोशिका नष्ट भी हो जाएगी ना, तभी कुछ टाइम तक ये बनी रहती है, क्योंकि इसका फंक्शन जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। प्रोटीन सिंथेसिस तो लगभग लगातार चलती रहती है ना, इसलिए। ठीक है, तो चलिए क्लास आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं।